नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हमारे साथ अपनी सुनहरी यादें बांट रहे हैं अभिनेता, लेखक और निर्देशक पंकज धीर। इनसे बात कर रही हैं संगीता श्रीवास्तव। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दूरदर्शन पर महाभारत में दानवीर कर्ण की भूमिका में आपने इन्हें देखा, बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा, या यूं कहें कि दानवीर कर्ण, महारथी कर्ण जी की जब हम कल्पना करते हैं तो बस एक ही चेहरा सामने आता है, वो है पंकज धीर जी का। तो आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं जाने माने सिने अभिनेता पंकज धीर जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं पंकज जी आपका विविध भारती के स्टूडियो में। भैया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से सबको प्रणाम करता हूं और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मुझे यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में बुलाया गया है। पंकज जी बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसा हमने उनको देखा था। चलिए उनसे एक सवाल पूछ लेते हैं, विविध भारती उनके जहन में कितनी है, कितनी करीब है, और आज विविध भारती के स्टूडियो में आकर उन्हें कैसा लग रहा है? जहाँ तक मुझे याद आता है कि जब मैं बहुत छोटा था तो उस जमाने में टेलीविजन तो होता नहीं था, या तो सिनेमा होता था या फिर घर पे रेडियो, और रेडियो का मतलब ये है विविध भारती। वही सुनकर हम बड़े हुए हैं। सपने हमारे सब विविध भारती नहीं बुने, और जितने महान कलाकार हुए उनकी बातें सुन सुनकर, उनके बातों से प्रेरित हो होकर हम इस मकाम तक पहुंच पाए हैं। तो विविध भारती, अगर अंग्रेजी में मैं कहूं, हैज प्लेड अ ग्रेट रोल इन आवर डेवलपमेंट क्रिएटिवली। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुनकर विविध भारती के लिए। पंकज जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि फिल्मों में आना ये आपका शौक था या इत्तेफाक? मैं आपको बताऊं कि जहां मैं पैदा हुआ, ये जगह बांद्रा में माउंट मेरी रोड है, जहां पर मेरा मकान हुआ करता था। और मैं बहुत ही खुश नसीब हूं कि उस मकान के सामने दिलीप कुमार साहब की सिस्टर का घर था जी। तो उनसे वो मिलने हर सैटरडे संडे आया करते थे। तो यूं समझिए कि मेरा बचपन जो है दिलीप कुमार साहब की गोद में निकला है। उनके बिल्कुल लगते ही अमानुल्लाह खान साहब का मकान था, जो जीनत अमान के फादर हैं, और वो उस वक्त डायलॉग्स लिखते थे। मुगल आजम, उसके साथ वजाहत मिर्जा, अख्तर मिर्जा, ये सब राइटर्स हुआ करते थे। और इन्हीं के बिल्कुल बगल में वहां और नासिर हुसैन और ताहिर हुसैन, जो आमिर खान के फादर हैं, वो रहा करते थे। और इस तरफ हमारा मकान हुआ करता था, और बीच में एक छोटा सा गार्डन होता था जहां सब बड़े बड़े कलाकार आके बैठा करते थे, एंड दे यूज्ड टू डिस्कस ओनली सिनेमा। और हमारे घर के सामने रोड की दूसरी तरफ बिमल रॉय साहब का मकान था। क्या बात। तो आप ये सोचिए कि मैं ऐसे एक माहौल में बड़ा हुआ। जब से मैंने होश संभाला, मैंने सिर्फ अच्छे राइटरों को सुना, पोएट्स को सुना, अच्छे कलाकारों को देखा। बस देखते 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 यही बात मन में आई कि एक दिन मैं भी इनके जैसे बनूंगा। बहुत छोटेपन में आपने काम शुरू किया, असिस्ट किया आपने बहुत लोगों को। तो आपका ये इस तरफ आना किस तरह से हुआ? देखिए, मेरे फादर 1942 में बम्बई आए, राजकमल कला मंदिर में स्टूडेंट थे वी शांताराम जी के। उन्होंने कई फिल्में बनाई, और बनाने के बाद 1962 में वो एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था रानो, विच वॉज बेस्ड ऑन राजेंद्र सिंह बेदीज एक चादर मैली सी। उसमें धर्म जी और गीता बाली जी मेन स्टार कास्ट में थे। गीता बाली जी 50% पार्टनर थी मेरे फादर के साथ। अनफॉर्चुनेटली गीता जी की डेथ हो गई इस फिल्म के बनते बनते। सिर्फ 3 या 4 दिन का काम बाकी था। मुझे आज भी याद है कि दिलीप कुमार साहब हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि हम पिक्चर रोक के मीना कुमारी से ये काम करवाएंगे, लेकिन पिक्चर आप कंप्लीट कीजिए धीर साहब। बट माय फादर अपनी जबान के बहुत पक्के इंसान थे। उन्होंने गीता बाली जी से एक प्रॉमिस ले लिया था, और गीता जी ने ये कहा था कि मेरे साथ ये फिल्म गई, तो ये फिल्म उन्होंने कहा कि गई। और ये फिल्म में जितना पैसा हमारा लगा था सब बर्बाद हो गया, और हम बिल्कुल ही समझिए रोड पे आ गए। और उस वक्त माय फादर वेंट इनटू अ शेल, बिल्कुल ही मतलब पत्थर जैसे हो गए थे। उस वक्त मैंने फैसला किया कि मुझे कुछ करना होगा। मैं 13 साल का था, तो मैं बतौर असिस्टेंट यानी कि एक अप्रेंटिस की नौकरी मुझे मिली। मुझे 100 रुपए मिलते थे महीने के, और अठन्नी मिलती थी आने जाने के लिए। उस जमाने में स्टूडियो सारे दादर में हुआ करते थे, तो वहां से मैंने अपना काम शुरू किया। फिर करते 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 कुछ 18 साल मैंने यही काम किया। उसके बाद जाकर के कहीं महाभारत मिली। तो बहुत लंबा सफर रहा है मेरा। आपको लगता है कि ये मुश्किलों के दौर ने आपको कहीं न कहीं इस दौर से बाहर निकाला?
नहीं, देखिए ऐसा है कि इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है। मेरी जिंदगी में मेरे लिए एक बहुत छोटी उम्र में ये सारा कुछ लिखा था और ये हुआ, लेकिन मैं कभी डरा नहीं, ना पीछे हटा। मैंने हर चीज, हर मुश्किल का सामना किया। एंड अनफॉर्चुनेटली 1984 में मेरे फादर की डेथ भी हो गई, तो मैं चूंकि सबसे एल्डेस्ट था घर में, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर आ गई। और मुझे अभी भी अच्छे से याद है, मैंने अपनी माँ से पूछा था कि कितने पैसे लगते हैं महीने में घर चलाने के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा था, पंकज 300 से 400 रुपए लगते हैं। अब वो 300-400 रुपए कमाने की जद्दोजहद मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी कि सबसे पहले मैं 300-400 रुपए कैसे भी कमा के अपनी माँ के हाथ में दे दूं, बाकी फिर देखा जाएगा। तो फिर मैं डबिंग भी किया करता था, एडिटिंग भी सीखता था जी। फिर मैं कैमरा अटेंडेंट भी बना, मैं कैमरास को सर्विस भी करना आता है मुझे। मैंने बड़े ऑड जॉब्स किए, लेकिन असिस्टेंट भी बना। तो बहुत मतलब अलग अलग किस्म के काम किए मैंने, विच हैज ओनली मेड मी स्ट्रांग। मेरा बेस बहुत स्ट्रांग हो गया इससे कि उसके बाद किसी भी किस्म की मुसीबत मेरे लिए बहुत मामूली थी। अनुभव ने बहुत कुछ सिखाया। जी। इन तमाम चीजों के बीच उस दिशा में जैसे कि आपने असिस्ट किया बहुत लोगों को, तो ये किस तरह से आप मुड़ गए? देखिए, मैं एक्चुअली, मेरे फादर एक राइटर डायरेक्टर खुद थे, तो मैं भी सोचता था कि मैं भी राइटिंग और डायरेक्शन करूंगा, इसलिए मैं एक असिस्टेंट भी बना और मैंने सीखा। और मैंने सीखा एक बहुत ही काबिल डायरेक्टर से, नरेंद्र बेदी जी, वो मेरे गुरु हैं। उनके साथ मैंने करीबन 9 या 10 फिल्मों में बतौर असिस्टेंट काम किया। और उन फिल्मों का अगर मैं नाम लूं तो जवानी दीवानी, रफू चक्कर, बेनाम, अदालत, महाचोर, इंसान, ये सारी फिल्मों में मैं असिस्टेंट रहा। और करते 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 मैं उनके फर्स्ट असिस्टेंट तक आ गया था। उसके बाद मुझे एक फिल्म भी मिली, तो उसकी लोकेशन देखने के लिए मैं फिल्म सिटी तब बना था, तो मैं वहां गया था। तो सारिका जी जो हैं उस जमाने की हीरोइन थी, तो उन्होंने मुझे देखा, उनको हम मीनू कहते थे प्यार से, उनका घर का नाम था। तो उसने मुझे बुलाया, तो कहने लगी क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा मैं तो फिल्म बनाने जा रहा हूँ। कहने लगी तुम इतने अच्छे लग रहे हो, तुम हीरो क्यों नहीं बनते हो? मैं फिल्म बना रही हूँ, उसमें तुम मेरे ऑपोजिट हीरो बन जाओ। मैंने कहा मुझे नहीं आती एक्टिंग वगैरह, मैं नहीं कर पाऊंगा। कहने लगी तुम करोगे, और उन्होंने 5001 का चेक मुझे उस वक्त पकड़ा दिया, तो मैं हीरो बन गया। कुछ हमने 20 दिन काम किया, उसके बाद वो बंद पड़ गई। उस दौरान मैंने 5-6 फिल्में और साइन कर ली, और उनमें से रिलीज हुई पिक्चर एक 1980 के आसपास बेखबर आई, वो चली नहीं। केदार कपूर जी की फिल्म थी, वो चली नहीं। तो उसके बाद 2-3 फिल्में और लगी, वो भी फ्लॉप हो गई, और 2-4 और बंद हो गई। मैं फिर हीरो से असिस्टेंट डायरेक्टर बना। लेकिन मुझे याद है सर कि उस फिल्म का एक गाना था, प्रेम का मतलब लव, लव का मतलब। सरोज खान जी हमारी जो बहुत ही लेजेंडरी कोरियोग्राफर रही हैं, ये उनकी जिंदगी का पहला गाना था जी। तो मुझे याद है हमने गेटवे ऑफ इंडिया पे ये गाना किया था, और इंटरेस्टिंग गाना था। उषा खन्ना जी का म्यूजिक था। LOVE लव 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 का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब रोग, लव का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब रोग। कहते हैं ये लोग, कहते हैं ये लोग, प्रेम रोग, प्रेम रोग, प्रेम रोग, प्रेम रोग। लव का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब रोग। मीठा दर्द सा होता है, हाँ होता है, रातों को नींद उड़ जाती है। अरे बाबा रे। मीठा मीठा दर्द सा होता है, रातों को नींद उड़ जाती है। जवानी दीवानी कहलाती है, क्या बात है। प्रेम कहानी बन जाती है। दिल का आना, दिल का जाना, ये तो है संजोग। लव का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब रोग।
अरे कहते हैं ये लोग, कहते हैं ये लोग, प्रेम रोग, प्रेम रोग, प्रेम रोग, प्रेम रोग। प्रेमियों के रंग तो निराले हैं, मालूम है जग से जुदा ये दिल वाले हैं। क्या बात? और प्रेमियों के रंग तो निराले हैं, जग से जुदा ये दिल वाले हैं। अपनी गली में जब आते हैं, अपना ही घर भूल जाते हैं। प्रेम करे जो वो इसे जाने, क्या जाने ये लोग। लव का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब रोग। अरे कहते हैं ये लोग, कहते हैं ये लोग, प्रेम रोग, प्रेम रोग, प्रेम रोग, प्रेम रोग। फिर इसके आगे जो सिलसिला आपका चला, तो असिस्ट जब आपने करना शुरू किया लोगों को, आपकी जो फिल्में हैं वो किस तरह से आगे आई? नहीं, ऐसा है कि मैं एज एन असिस्टेंट तो काम कर ही रहा था, और मैं रात को एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए बीआर फिल्म्स के डबिंग स्टूडियो में डबिंग किया करता था, ये अंग्रेजी फिल्मों को हिंदी में डब करना। तो ये उस वक्त की बात है जब चोपड़ा साहब एक दिन वहां से गुजरे और उन्होंने कहा कि भाई क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा सर असिस्टेंट हूँ, डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। कहते तुम मेरे दफ्तर में आ जाओ कल। मैं कहा ठीक है सर, मैं पहुंचता हूँ। और मैं वहां पहुंच गया तो देखा तो वहां कम से कम 400-500 बच्चों की लाइन है, और मैं वहां खड़ा हो गया। उन्होंने कहा तुम वहां खड़े मत हो, तुम यहाँ आओ। और मुझे यहाँ कल्ले लगा दिए, एक संस्कृत का डायलॉग का पन्ना पकड़ा दिया हाथ में और कहने लगे वहां जाओ और ये याद करके आओ और डायलॉग बोलो। अब बड़ी मुश्किल हो गई मेरे लिए, क्योंकि मैं एक मुंबई का लड़का जो संस्कृत का एक शब्द तक नहीं जानता था, तो किसी न किसी तरीके से याद करके मैंने वो डायलॉग्स तो बोल दिए। वहां पे राही मासूम रजा साहब बैठे थे, पंडित नरेंद्र शर्मा बैठे थे, भृंग तुपकरी बैठे थे, और सबने कहा कि हमें हमारा अर्जुन मिल गया। और मुझे अर्जुन का रोल के लिए उन्होंने सबने कांग्रेचुलेट किया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया और कहने लगे तुम अर्जुन बन गए हो। वहां से एक्चुअली मुझे लगा कि यस आई कैन एक्ट, आई शुड एक्ट, आई शुड फॉर सम टाइम फॉरगेट डायरेक्शन। क्योंकि अगर इतने महान लोग ये सोच रहे हैं कि मैं लीड रोल कर पाऊंगा, तो देयर मस्ट बी समथिंग इन मी। और उनके कॉन्फिडेंस को अपना बेंचमार्क बना करके मैं आगे बढ़ा। तो वहां पे एक्चुअल चेंज आया जब मैंने कहा नहीं, अब मैं एक्टिंग करूंगा, अब ये डायरेक्शन थोड़ी देर रोक दूंगा। वहां से फिर चेंज आया एंड देन आई नेवर लुक्ड बैक। जी जी, ये कैरेक्टर कौन सा था? कर्ण का। और पहले इसके आपका सिलेक्शन हुआ था अर्जुन जी का था वो, उसमें उन्होंने कहा मुझे मूंछ काटनी होगी, और मैंने कहा मैं मूंछ नहीं काटूंगा। ये ऐसा था कि मुझे लगता था कि मेरे फेस का बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा। कुछ शक्लें होती हैं जिसपे मूंछ बहुत सचती है, मुझे लगता था मेरा चेहरा ऐसा है कि जिसपे मूंछ अगर लगी रहे तो अच्छा लगता है। तो मुझे चोपड़ा साहब ने बहुत डांटा उस वक्त, कहने लगे तुम कलाकार हो, कौन हो, एक मूंछ के पीछे तुम इतना बड़ा रोल छोड़ रहे हो। मैंने कहा नहीं जी, मैं नहीं काटूंगा। तो उन्होंने मुझे उठा के दफ्तर से बाहर फेंक दिया और कहा कि मुड़ कर आना नहीं है। मैं चला गया। जैसे ही जा रहा था सारे लोग कह रहे थे तुम पगला गए हो, तुम इतना बड़ा रोल रिफ्यूज कर रहे हो, क्या मतलब? मैंने कहा नहीं करूंगा। 2-3 महीने गुजर गए, उसके बाद फिर फोन आया, उन्होंने कहा तुम दफ्तर आओ, तुमने इतना अच्छा काम किया है, हम चाहते हैं तुम कर्ण का रोल करो। तो वहां से मुझे फिर कर्ण का रोल मिला, और मैंने सिर्फ उनसे यही पूछा था कि मुझे मूंछ तो नहीं काटनी होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, और हंसते हुए कहा तुम करो, एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर जैसे मुझसे बन पाया मैंने वो रोल निभाया। जी, और बहुत ही खूबसूरती से निभाया। ये तो सब आप लोगों का प्यार है। हाँ, और वो तो रोल कुछ इस तरह से बन पड़ा था सर कि जब कर्ण नहीं रहते हैं महाभारत में, या जब उनका वध होता है, तो उसके बाद तो बस यूं लगता था कि बस अब देखने को कुछ है ही नहीं। तो ये इस तरह से आपने आगे बढ़ाया इस कैरेक्टर को, और इतनी जान इसमें डाली कि इसने, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही एक लंबे अरसे के लिए, या यूं कहें कि अनंत समय के लिए अपना एक मकाम बना लिया। देखिए ऐसा है जी कि अगर आप एक एस्टिमेट लगाएं, 100 साल से फिल्में बन रही हैं,
टेलीविजन भी कई सालों से है, लेकिन कोई भी एक महान कलाकार अगर हम नाम लें, जैसे दिलीप कुमार साहब हुए या बलराज साहनी साहब हुए, इनकी जिंदगी में इन्होंने कई काम किए, कई फिल्में की, लेकिन आप पिन पॉइंट सिर्फ 4 या 5 रोल्स को कर सकते हैं, बाकी सब रन ऑफ द मिल होता है। जी। बच्चन साहब को आप ले लीजिए, इतने महान कलाकार हैं, लेकिन अगर वाकई में आप काबिले तारीफ वाले रोल्स जो हैं वो ये 4 या 5 ही होंगे। तो मेरे लिए भी मेरे 3 या 4 में से कर्ण जो है इट्स वन ऑफ द बेस्ट रोल्स। आई वाज वेरी लकी कि मुझे ये रोल निभाने का चांस मिला, लोगों ने मुझ में कॉन्फिडेंस रखा और लकीली मैं उसे अच्छे से निभा पाया और लोगों ने बहुत प्यार किया, बहुत सराहा। यहाँ सुन लेते हैं आपकी पसंद का एक प्यारा सा गीत और उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। कौन सा गीत सुनाएं बताइए। एक कमाल की फिल्म बनी थी मुझे जीने दो, सुनील दत्त साहब और वहीदा रहमान जी। वहीदा रहमान जी कहीं ना कहीं मेरी फेवरेट एक्ट्रेसेस में से एक हैं, तो उनपे ये फिल्माया गया था। बहुत ही खूबसूरत गाना, रात भी है कुछ भीगी भीगी। करियर जो आपका था वो बतौर अभिनेता के तौर पर आगे का कोई असर भी हुआ? यहाँ आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यहाँ मैं बहुत बुरे तरीके से फंस गया था महाभारत के बाद, क्योंकि लोगों को लगता था कि मुकुट और घोड़े के बगैर ये लड़का काम कर ही नहीं पाएगा। पहली बात तो मुझे ये उनकी शंका दूर करनी थी, वो मैंने की। उसके बाद हुआ ये कि कुछ प्रोड्यूसरों को लगा कि मैं नेगेटिव बहुत अच्छा लगता हूँ, क्योंकि मेरे घुंघराले बाल थे, मूंछ थी, आंखें कुछ जरा अलग किस्म की थी, बहुत डीप वॉइस थी, तो उनको लगा कि मैं विलन बहुत अच्छा बनूंगा। कुछ लोगों को लगा नहीं ये पॉजिटिव बहुत अच्छा, और उस चक्कर में मैं फंस गया। मैंने कुछ फिल्में एज ए नेगेटिव बतौर विलन की, कुछ मैंने पॉजिटिव में की, दोनों फिल्में चली, लेकिन क्या है कि मैं अपना एक डेफिनेट मार्क नहीं बना पाया। और देखिए आज जो दौर है, आज हमारे लीडिंग एक्टर जो है, हीरो है, वो भी नेगेटिव रोल कर रहा है, जो उस जमाने में नहीं था। उस जमाने में क्लासिफाई कर देते थे लोगों को कि ये तो विलन है, ये हीरो है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये कॉमेडियन है, ये डांसर है। आज जो है ये खुल गया है, और ये खुलने से इतना अच्छा हो गया है कि एटलीस्ट यू नो द कैलिबर ऑफ द एक्टर, जो किसी में नेगेटिव भी कर सकता है तो पॉजिटिव भी कर सकता है, हंसा भी सकता है, रुला भी सकता है। तो ये चीज अगर उस वक्त होती तो शायद आई वुड हैव स्कोर्ड मच मोर देन व्हाट आई हैव।
कुछ महाभारत की यादें हमसे ताजा करिए कि महाभारत में कोई ऐसा लम्हा रहा शूटिंग के दरमियान जो आपको काफी बाद तक याद रह गया। महाभारत की सबसे खूबसूरत बात या मोमेंट कह लें वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण इज द ओनली गॉड एलिमेंट ऑफ महाभारत। बाकी सारे वॉरियर्स हैं, राजा महाराजा है ना, मिनिस्टर्स हैं। मुझे अभी भी याद है हम जयपुर में शूटिंग कर रहे थे क्लाइमैक्स फाइट की, तो सुबह सुबह 6 बजे हमारा कॉल होता था। हम ऐसी जगह पे शूट करते थे जहां पे दूर दूर तक इलेक्ट्रिक वायर न नजर आए। तो ऐसे मैदान, बड़े बड़े मैदान जहां 500 घोड़े और हाथी और ऊंट और 1000 आदमी युद्ध करते हुए नजर आए। तो ऐसी जगहों पे हमारे टेंट लगे होते थे और हम अगर 6 बजे वहां पहुंचते थे तो 4 बजे करीब हम देखते थे कि गांव वालों की लाइन लगी हुई है, वो ट्रैक्टर्स पे आ रहे हैं, ट्रैक्टर के पीछे वो जो ट्रॉलीज में, बैलगाड़ियों में, साइकिलों पे औरतें, बच्चे, आदमी, मीलों मील तक कि हमको लल्ला जी को मक्खन चटाना है। तो श्री कृष्ण को एक कुर्सी पे बिठाया जाता था और दूर दूर से लोग घर का मक्खन लाके उनको चढ़ाते थे और छोटे छोटे बच्चों को उनके कदमों में रख देते थे। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। दिस इज फेथ, है ना। इस चीज का कोई मोल नहीं है। और जो श्रद्धा से आते थे लोग, रात रात भर ट्रैवल करके, आप सोचिए कोई 30 मील दूर से आ रहा है, कोई 50 मील दूर से आ रहा है, ये सोच के कि हम लल्ला जी को मक्खन चटाएंगे। तो ये जो चीजें हैं ये आप कभी भूल नहीं पाएंगे जी। और इतना खूबसूरत नजारा होता था। बाकी तो जनरल बातें होती रहती हैं फिल्म की शूटिंग में, कुछ मस्ती मजाक की, लेकिन ये एक बहुत ही एथीरियल फीलिंग थी, एथीरियल मोमेंट था जी, जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। जी पंकज जी, महाभारत की टीम में एक बड़ा स्टार कास्ट था, तो ये टीम वर्क किस तरह से होता था? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि महाभारत के सक्सेस के पीछे राइटिंग, जिसे कहते हैं लेख, वो टॉप क्लास थी। सबसे पहले हमारे पास चोपड़ा साहब थे, हाँ, जो सोशली बहुत ही कॉन्शियस इंसान थे, जिनको बहुत अच्छा एक अंदाजा होता था कि व्हाट इज द सोशल कंटेंट ऑफ द कंट्री, कल्चरल कंटेंट ऑफ द कंट्री। उसके साथ आपके पास थे पंडित नरेंद्र शर्मा, जो बहुत ही कमाल के एक विजनरी, थॉट प्रोवोकिंग राइटर थे। फिर थे भृंग तुपकरी जी, फिर थे राही मासूम रजा, और फिर थे सतीश भटनागर। तो ये जो टीम थी, इनकी राइटिंग देखिए, ये तो नहीं कह सकते कि महाभारत किसी ने लिखी होगी। महाभारत तो हमारी ग्रंथ है। इसको सीरियलाइज किया इन्होंने, एपिसोड्स बनाए, और इनके डायलॉग्स जो हैं राही मासूम रजा ने लिखे। और ये बहुत काबिल तारीफ बात है कि एक मुसलमान होते हुए उन्होंने इतने बड़े ग्रंथ की इतने खूबसूरत डायलॉग लिखे। मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसे लिख पाएगा। ऐसे लगते थे कि फूल बरस रहे हैं हमारे मुंह से। तो सबसे पहले तो मैं पॉइंट्स दूंगा इनको, राइटर्स को। सेकेंडली, ये गॉड सेंड होता है कि इतनी जबरदस्त कास्ट असेंबल हो गई। हर एक्टर अपने रोल में बहुत सही तरीके से कास्ट किया गया, और कभी भी सेट पे मुझे नहीं याद कि किसी ने किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट की हो या कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की हो। सब बड़े खुश थे अपने अपने रोल के साथ। क्यों? क्योंकि महाभारत की एक खासियत यह है कि सारे जो रोल हैं वो सब ग्रे हैं, कोई फुल व्हाइट या फुल ब्लैक नहीं है। जैसे रामायण में राम व्हाइट है, रावण ब्लैक है। हमारे यहाँ सब ग्रे थे, एक्सेप्ट श्री कृष्ण जी भी कहीं कहीं ग्रे हो जाते हैं फॉर हिज अदर रीजंस। लेकिन ये जो खूबसूरती है, इसको बखूबी राइटिंग में लाया गया। तो ग्रेट चीजें जब बनती हैं, ये कॉम्बिनेशंस ऊपर से आती हैं। अब जैसे मुगल आजम बन गई, शोले बन गई, महाभारत बन गई, ये गॉड सेंड है। ये कंप्लीट अमेलगमेशन जिसको कहते हैं, एक टीम वर्क, वो बहुत कमाल की बन गई थी। उसके बाद ऐसी टीम वर्क बनी नहीं। एक बात और है कि तब की महाभारत में और अब जो महाभारत बनती है या जो रामायण बनती है, वो उतनी ज्यादा हम देखते हैं कि पॉपुलैरिटी की तरफ नहीं जा पाती है। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि वी लुक लाइक मेन, और आजकल के जितने थे एक्टर, दे लुक लाइक बॉयज। ये बहुत बड़ा फर्क होता है। परफॉर्मेंस हमारे वक्त पे ये था कि हम सिंसियरली अपना काम करें, नाम काम शोहरत सब बाद में फॉलो करेगा। आज ये चीज उल्टी हो गई। आजकल फास्ट एंड क्विक जमाना आ गया, हर चीज क्विक चाहिए, तो इसमें बहुत सारी क्वालिटी है वो मिस हो गई जी। एक जो बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आज कहूंगा आप सबको कि ये हम महाभारत को इसलिए भी लाइक करते हैं क्योंकि ये वीकली था। हमें 4 दिन मिलते थे एक एपिसोड बनाने में,
और आजकल के जो प्रोड्यूसर्स हैं इनको एक दिन मिलता है एक एपिसोड बनाने में, क्योंकि ये डेली है। ये बड़े बड़े जितने महाग्रंथ हैं हमारे, इनको देना चाहिए एज ए वीकली, तब हम जस्टिस कर पाएंगे इसके साथ। अगर आप कहें कि इतने बड़े बड़े एपिसोड्स हम एवरी डे एक बनाएं, चाहे कितने भी डिजिटली हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड क्यों ना हो, लेकिन वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। फॉर क्वालिटी सेक, टू हैव ए वेरी गुड क्वालिटी एंड टू से कि वाह मजा आ गया, यू नीड टाइम, और वक्त हम देते नहीं है। तो ये एक चीज है जो सबको सोचना पड़ेगी, मतलब ये प्रोड्यूसरों को भी, चैनल को भी, सबको। एक जमाना होता था जब एक साल लिखने में जाता था और 30-40 दिन में फिल्म बनती थी। आजकल 30 दिन में लिखते हैं और 1-1.5 साल में बनती है फिल्म। ये सारी चीजें उल्टी हो गई जी। और जहां तक बैकग्राउंड म्यूजिक की हम बात करें, तो ये जो साउंड इफेक्ट होता है, इसको किस तरह से ढाला गया उसमें महाभारत में? देखिए, ऐसा है कि वी हैड राजकमल जी, जो एक बहुत गुणी म्यूजिशियन थे अपने जमाने के जी, और उनको इंटरेस्ट किया गया था म्यूजिक ऑफ महाभारत। सबसे पहले तो उन्होंने जो दोहे बनाए, जो महेंद्र कपूर जी की आवाज में थे, वो हर सीक्वेंस के बाद एक दोहा आता था, तो उसकी मीनिंग कमाल की होती थी। और जो म्यूजिक थीम्स बना ली थी कि श्री कृष्ण का ये थीम है, भीष्म पितामह का ये थीम है, राइट, कर्ण आएंगे तो उनका ये थीम होगा। तो जब थीम्स सेट हो गए, देन बहुत खूबसूरती से उनको ब्लेंड करके एपिसोड में लाया जाता था, तो ऑडियंस को भी पता चल जाता, अरे अब तो भीष्म आने वाले हैं, अब तो अर्जुन आने वाले हैं, अब श्री कृष्ण आएंगे। तो एक फैमिलियरिटी ब्रीड हो गई थी। आप ये सोचिए कि अगर 4000-5000 साल पुराना ग्रंथ है, तो उसमें आपका म्यूजिक भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जो पुराने हों। आप उसमें डिजिटल म्यूजिक डालने की कोशिश करेंगे, गिटार विटार डालने की कोशिश करेंगे, तो वो ब्लेंड नहीं होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर, कॉस्ट्यूम्स, डायलॉग्स, एवरीथिंग इज वे बैक। तो उसको ध्यान में रखते हुए यू नीड टू ब्लेंड द ऑडियो विद द वीडियो। ये जिस दिन लोगों को समझ में आ जाएगा तो बहुत खूबसूरत हो जाएगी बात। जी, यहाँ सुन लेते हैं आपकी पसंद का एक प्यारा सा गीत, और उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। कौन सा गीत सुनाएं, बताइए। एक और बहुत बड़ा नाम हमारी फिल्म इंडस्ट्री का है राज कपूर। ना कि वो एक अच्छे कलाकार थे, बल्कि बहुत बड़े निर्देशक थे। आई थिंक ही वॉज ए ट्रेंड सेटर, ट्रेल ब्लेजर, जो फिल्में उन्होंने बनाई हैं। और उन्हीं की एक फिल्म संगम का गाना, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। है क्यों हैरान है हम, एक दिल के दो
का जब आपने किरदार किया महाभारत में, जब आप उस किरदार को निभाते थे तो आपके जहन में क्या चलता था? देखिए, मेरे पास कोई लीड नहीं थी कि भाई कर्ण कैसे चलता होगा, कर्ण कैसे बोलता होगा। आज एक बात आप लोगों को जरूर कहूंगा कि मैं जब राजे महाराजाओं के बीच में बैठता था तो एक सूत पुत्र, तो मैंने एक टेक्निक अपनाई कि ये इतना कॉन्शियस होगा ये आदमी कि ये अपनी पलकें झपकाएगा नहीं, तो मैं पलकें नहीं झपकाता था। तो एक वो अजीब सी टेंशन नजर आती। प्लस मेरे घर में मैं एक लाइन बनाता था जमीन पे और उस पे अपनी चाल को कैसे चलता होगा कर्ण। तो मुझे अभी भी याद है, एक पिक्चर आई थी बहुत पुरानी, सिकंदर, जिसमें पृथ्वीराज जी सिकंदर बने थे और उनकी चाल, तो मैं यूल ब्राइनर की चाल, पृथ्वीराज जी की चाल, इन सबको कॉपी करके अपनी चाल को उसमें डाल करके ऐसे बनाता था कि भाई जब कर्ण आए तो लगे कि एक योद्धा आ रहा है। प्लस किताबें थी रेफरेंस की, बाकी और कुछ तो नहीं था। एक शिवाजी सावंत जी की मृत्युंजय बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी जिसको पढ़ी थी मैंने, रश्मि रथी थी, और ऐसे कुछ रेफरेंसेस थे। बाकी हाँ, तकलीफ आप कहें, जो माउंटेन टू क्लाइंब कहें, तो संस्कृत के डायलॉग मुझे नहीं आता था बोलना, जैसे वाणों से भरा तुणीर। अब बोलने में, अब तो मैं बोल लेता हूं, तब मैं बोल नहीं पाता था। मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था। तो मैं राही साहब के पास गया, मैंने कहा सर बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, एक हिंदी का न्यूज़पेपर जो है उसको सब्सक्राइब करो और सुबह जोर जोर से उसको पढ़ो, मुंह खोल खोल के बोलो। और वो मैंने किया और उससे मेरी जबान काफी खुल गई और जितने मुश्किल शब्द थे जो हिंदी के या संस्कृत के, वो फिर आसानी से आने लग गए। तो ये सारी चीजें ट्रायल एंड एरर से हो जाता है। जी, और घुड़सवारी का भी एक किस्सा हमने सुन रखा है, तो वो आप हमारे श्रोताओं से। घुड़सवारी मुझे बहुत अच्छी आती थी। मैं एक वक्त पे ऐसे भी था कि मैं बिना सैडल के घोड़ा चला लेता था। मैंने चंगेज खां का रोल भी किया था चोपड़ा साहब के लिए, जो खैर वो सीरीज बनी नहीं, लेकिन उसमें मैं एक हाथ में तलवार एक हाथ में नेजा, दोनों हाथों से लड़ता था और चलते घोड़े से उछल भी जाता था नीचे और उछल के चढ़ भी जाता था घोड़े पे। तो आई वॉज अ वेरी वेरी गुड हॉर्स राइडर, बहुत बढ़िया घोड़ा चला था। जी, और हमने सुन रखा है कि आपको चोट भी कुछ आई थी। हाँ, अच्छा, वो चोट की बात करें। हाँ, जी। वो हुआ ये था कि एक सीक्वेंस था जिसमें मेरा रथ जो है बहुत स्पीड में जा रहा था। रथ घोड़ों के साथ जो जहां बंधा होता है वहां लोहे की रॉड होती है, तो वो कहीं टूट गई। उससे जो सारथी था मेरा, वो चक्के के नीचे आ गया और घोड़े बिचक के निकल गए और मैं जो है इसमें फंस गया रथ के अंदर, और वो खाई की तरफ जा रही थी रथ। तो सबने कहा कि तुम कूद जाओ वरना तुम बचोगे नहीं। तो वहां से मैं कूदा था और चोटें काफी आई थी। एक तो ये किस्सा था। दूसरा किस्सा था जिसमें घोड़े इन्वॉल्व नहीं थे। वो किस्सा था जब एक तीर गलती से जो है मेरी आंख में घुस गया था और सबने कहा कि पंकज धीर तो अंधे हो गए, अब इनका करियर खत्म हो गया। वो यही आवाजें आ रही थी कान में, और जंगल में शूटिंग हो रही थी, कहीं आसपास दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं था। तो मुझे अभी भी याद है, एक बहुत छोटी सी डिस्पेंसरी थी, वहां मुझे लोग ले गए और एक डॉक्टर था, बूढ़े से थे। मैंने कहा, हाथ जोड़ के कहा कि सर मैं एक्टर हूं। कहते सर टांके लगेंगे, 9 टांके। तो मैंने कहा आप ऐसा कीजिएगा कि मेरी शक्ल ना खराब हो। उस आदमी ने बिना पैसे लिए मेरे आंख को सिया और पट्टी बांध दी। जी, मैं जब घर पहुंचा हूं तो मेरी जो वाइफ थी वो मुझे लेकर के गई एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट के पास। उसने जब खोला, कहने लगा ये कौन है मैजिशियन जिसने तुम्हारी आंख सी है? यहाँ तो पता भी नहीं चलता, मैं भी नहीं सी पाता। एंड देखिए आज मेरी आंख आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल। एंड बस अगले दिन शूटिंग स्टार्ट कर दी मैंने। एक तरफ से शूट करता था बिकॉज टेलीकास्ट थी, एंड दैट वाज वेरी वेरी डेंजरस। वो एक एक्सीडेंट जो मेरा हुआ। जी, आपको उस सीरियल में अपने अलावा किसका किरदार बहुत ज्यादा भाता था? जैसे मैंने पहले कहा कि सबने अपना काम बहुत बढ़िया, बहुत बखूबी किया, मतलब जस्टिस किया सबने। जी जी। बट सबसे डिफिकल्ट रोल पूरी महाभारत में श्री कृष्ण का, बिकॉज बहुत बैलेंसिंग रोल था वो। और नीतीश भारद्वाज हमारे दोस्त हैं जिन्होंने ये रोल निभाया। आप मानेंगे नहीं अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि उन्हें भगवत गीता बाय हार्ट है, हर श्लोक बाय हार्ट बोलते हैं वो। उन्होंने इतनी पढ़ाई की, इतनी दूर तक पहुंचे वो गीता को लेकर के कि जब वो शूटिंग पे थे तो वो बिना देखे बिना पढ़े वो बस एक साथ बोलते थे श्लोक, और इतने खूबसूरती से वो बोलते थे कि इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल किसी एक्टर के लिए ऐसा करना। और सारे संस्कृत के श्लोक, फिर उसका मीनिंग बताना जब वो अर्जुन को बताते हैं। तो आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट रोल वुड हैव बीन श्री कृष्ण, जिसको बहुत ब्यूटीफुली नीतीश ने निभाया।
बाकी भी देयर वर सम वेरी वेरी गुड एक्टर्स, वो सबने अच्छा काम किया, सबने। तो आपने जो वो अर्जुन का रोल छोड़ा और फिर कर्ण के रोल में आपको इतनी ज्यादा कामयाबी मिली, तो आपको कभी लगता नहीं था कि ये कर्ण का जो हमने रोल किया ये ज्यादा अच्छा रहा, या कहीं आपने उसको कंपेयर किया? नहीं, मैं इसी चीज से कंफर्टेबल था कि मेरी मूंछ है, मूछिया बन के काम नहीं कर रहा हूँ, तो इस बात के एक कंफर्ट जोन में था। दूसरा, आपको एक बात बताऊं, अगर शायद आपने नोट किया हो या न किया हो, मेरे राइट में शकुनी रहते थे और लेफ्ट में दुर्योधन जी। और ये दोनों बहुत लाउड कैरेक्टर्स थे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं भी लाउड काम करूंगा तो ये तो ऐसा लगेगा पता नहीं हम कोई मच्छी मार्केट में हैं। तो मैंने पूरा का पूरा जो रोल है अपना उसको अंडर प्ले कर दिया। मैंने सोचा जितना मैं अंडर प्ले करूंगा उतना इन दोनों से हटके लगूंगा और दिखूंगा, एंड वो मेरा एडवांटेज बन गया। जितने लोग थे सब मुझसे बहुत प्यार करने लगे और कहने लगे हाय बेचारा, तो उससे इमोशन बढ़ गया। ऑल द विमेन इन इंडिया फेल इन लव विद करण। क्यों? बिकॉज थोड़ा सा क्या है, सिंपैथी बढ़ गई थी और मैंने थोड़ा सा वो उस एंगल को और रोशन कर दिया जहाँ सिंपैथी जहाँ ज्यादा हो। और कुछ बातें होती हैं जो आंखों से कही जाती हैं, हम तो रेडियो के प्रोग्राम में हैं तो हम आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ चीजें आंखों से जब खेली जाती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, जो बिना बोले समटाइम्स इट्स जस्ट योर आईज। वो चीजें सारी मैंने कर्ण के रोल में डेफिनेटली यूज की थी और बड़ा ही नेचुरल भी लगता है। जी। क्या होता है, देखिए, जब आप अगर मुझसे कोई सवाल करती हैं तो सबसे पहले होता क्या है, वो सवाल जो है मेरे दिमाग में जाता है और दिमाग में उसका जवाब बनता है। जवाब बनने के बाद मेरे फेस पे एक्सप्रेशन आता है और फिर वाणी निकलती है। ये 1-1.5 सेकंड के अंदर हो जाता है, लेकिन प्रोसेस ये होता है। अगर इस प्रोसेस को आप समझ लें तो एज एन आर्टिस्ट आपको बहुत हेल्प होगी। यहाँ सुन लेते हैं आपकी पसंद का एक प्यारा सा गीत और उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। कौन सा गीत सुनाएं बताइए। नूतन जी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस, उनका गाना मोरा गोरा अंग लैले मोहे शाम रंग दे दे। मोरा गोरा अंग लैले मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे। करते थे, निकालते थे कुछ वोटिंग का, उनका कुछ पैटर्न था। हाँ।
तो बड़े बड़े नाम थे उसमें। हाँ, पहले नंबर पे आप बताएंगे। पे राजीव गांधी जी थे। हाँ। दूसरे नंबर पे अमिताभ बच्चन साहब थे और तीसरे पे मेरा नाम था। तो ऐसे पॉपुलैरिटी पोल होती थी, मतलब आप इमेजिन करें कि पूरे हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से ये पोल आता था। एंड दैट्स हाउ पीपल लव्ड यू। यस, बहुत लकी हूं कि लोगों ने इतना प्यार दिया। इतना तो कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कभी कहीं उतरे या कहीं खड़े रहे तो अचानक से कुछ लोगों ने आकर घेर दिया? हाँ, और बहुत फिर बार हुआ है। पूरी फैमिली हम जा रहे थे कहीं, हाँ, तो एक बहुत बड़ी बस में जा रहे थे हम, तो बस कहीं खराब हो गई तो जहाँ रुकी बस, मैं उतरा, वहां नजदीकी एक कोई यूनिवर्सिटी थी, कॉलेज थे। अरे बाप रे बाप, धीरे धीरे 500, 1000, 2000, 5000, फिर गांव के गांव 10,000, 20,000 लोग जमा हो गए। और मेरे लिए तो निकलना मुश्किल हो गया। फिर लोकल मंत्रियों को बुलाना पड़ा, पुलिस को बुलाना पड़ा। अरे बाप रे बाप, मैं बस यूं ही खड़ा था और कुछ नहीं, जी, जस्ट टू टच मी। हाँ, ऐसे कई किस्से हैं। देखिए, व्हेन यू डू अ रोल लाइक दिस और इतने पॉपुलर सीरियल से जब आप जुड़ जाते हैं तो ऐसी चीजें होनी लाजमी बात है ना, होता है। हमारी जो कंट्री है, जो देश है हमारा, ये थोड़ा सा स्टार क्रेजी है एंड दे लाइक टू फॉलो देयर स्टार्स। इट्स नॉट ओनली टेलीविजन, इट इज फिल्म्स ऑल्सो। उससे पहले आपने राजेश खन्ना का क्रेज देखा, अमिताभ बच्चन का क्रेज देखा, आज आप शाहरुख खान, सलमान खान का क्रेज देखते हैं। उनके मकान के बाहर लोगों की हुजूम होता है। सो दिस इज ऑल क्रेजी फैंस, दे लव यू। तो ये चीज तो पता नहीं कब से चली आ रही है। मुझे लगता है के.एल. सहगल साहब के टाइम से चली आ रही होगी, where people follow you and they love you। लेकिन आपकी अगर बात किया जाए तो ये चीज चलती आपके साथ भी आ रही है, रुकती नहीं है बिल्कुल। नहीं रुकती नहीं, आज भी नहीं रुकती है। आज भी लोग बहुत प्यार करते हैं। हाँ। जैसे मैं हर साल वैष्णो देवी जाता हूँ मंदिर, वहां पे लोग मतलब छोड़ते नहीं है मुझे इतना प्यार करते जी, हैं। जी। तो है लकी। कितना मुश्किल होता है लोगों के इस प्यार को लेकर चलना? देखिए, आपको पेशेंट होना पड़ता है। हाँ, है ना। आपको 99% लोग बहुत अच्छे होते हैं, 1% तंग करते हैं आपको। जी, बट यू शुड नो एट दैट टाइम टू स्टे क्वाइट हाँ, एंड नॉट टू क्रिएट ए कंट्रोवर्सी, क्योंकि सोसाइटी में हर किस्म के लोग होते हैं। अगर कोई डेरोगेटरी बात कर भी दे तो उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। जी। सो बेसिकली लाइफ इज नाइस एंड पीपल आर हैप्पी। जी, करनाल और बस्तर में आपकी काफी पूजा सराहना भी होती है। वो जी, देखिए, ऐसा है कि जब कर्ण की डेथ हुई, हाँ, महाभारत में जब उसका वध होता है, तो उस जमाने में चीफ मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह जी, मध्य प्रदेश के। तो उन्होंने चोपड़ा साहब को फोन किया कि भैया यहाँ इनको भेजो जो आपके कर्ण बने। मैं भोपाल गया, वहां से फ्लाइट ली, वहां से हेलीकॉप्टर में मुझे बस्तर लेकर गए। वहां पे देखा कि गांव के गांव ना वो उन्होंने अपने सर मुंडा लिए थे और कुछ 10-12 हजार लोग ऐसे साष्टांग नमस्कार में लेट गए मुझे देख करके। एंड दे कुड नॉट बिलीव दैट आई एम स्टिल अलाइव। वरना वो सब कर्ण को मानने वाले थे। इतना प्यार, इतना मतलब बहुत करते हैं वहां करनाल में भी, बिकॉज कर्ण जो समाधि वही है। जी, दे रियली लव यू, दे लव यू। पाठ्य पुस्तकों में भी आपकी जो है छवि है। हर स्कूल की किताब में जब कर्ण का चैप्टर आता है तो मेरी तस्वीर हो। हाँ, तो ये कई साल चलाई है। हाँ। अब पता नहीं, मैंने देखा नहीं। और चांदी में भी सुना आपको तौला गया? चांदी में तोला था एक बार। हाँ। ये सब बातें ना करें तो अच्छा है। प्यार रहे, वो बहुत जरूरी है। जी, जी। कभी आपके साथ भी जरूर हुआ होगा कि कुछ अनुभव ऐसे हुए होंगे जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, उसमें कुछ कड़वे अनुभव भी होंगे? देखिए, अनुभव, एक्सपीरियंसेस, उतार चढ़ाव, ये तो है जिंदगी में। डिसअपॉइंटमेंट भी है। कई बार आपको सर्टेन रोल्स जाता है, बाद में आपको कहा कि नहीं, किसी और को ले लिया गया और होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जिंदगी में डिसअपॉइंटमेंट्स तो होती हैं, और डिसअपॉइंटमेंट्स मेरे साथ ही नहीं हुई हैं, सबके साथ हुई हैं। किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी दौर में, किसी न किसी वक्त पे हर एक्टर, हर डायरेक्टर, हर क्रिएटिव आदमी के साथ हुआ है। तो किसी के साथ बहुत बड़ा हुआ है, किसी के साथ छोटा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स हैं और बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं जहां मैंने गेन किया है, मैंने किसी और को रिप्लेस भी किया है। तो सी, आई ओनली फील कि आप जिंदगी में अपना सर झुका करके बड़ी विनम्रता से अपना काम करिए। बढ़िया कहते हैं ना, फल की चिंता ना करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आदमी सुखी रहता है।
जी जी। लेकिन अगर ज्यादा ही सोचने लगे कि ये यार वो मेरे हाथ से निकल गया, ये हो गया, वो ठीक नहीं था, वो गड़बड़ था, तो दुखी हो जाता है इंसान। सो आई ऑलवेज फील कि वन हैज टू बी कंफर्टेबल एंड वन हैज टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। हाथ जोड़ के आप सुबह थैंक यू कह लें कि जो भी जिंदगी आपको दी गई है बहुत खूबसूरत है, थैंक यू, तो मजा आता है फिर। जी पंकज जी, आप यहाँ एक अपनी पसंद का कोई गीत बताइए। ये एक गाना आशा जी का है जो बहुत ही कमाल तरीके से उन्होंने गाया। आई डोंट थिंक एनी अदर सिंगर कैन सिंग। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चले। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। हम राज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। हम राज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। आहा चाहत के उजले उजले नजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। कर्ण के किरदार से आप कितना सेटिस्फाइड हैं? जहां तक कर्ण का सवाल है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। जी बहुत बढ़िया हुआ। इससे बढ़िया और क्या हो सकता था कि 40 साल के बाद भी लोग मुझे प्यार करते हैं, और चाहे मेरा नाम जानते हैं या नहीं जानते, वो ये जानते हैं कि ये कर्ण है। और आप ये सोचिए कि 40 साल का मतलब होता है रफली 2 जनरेशंस। ये 2 जनरेशन जाने के बाद भी लोग मुझे प्यार करते हैं और मानते हैं, क्योंकि हर 5 साल में महाभारत दिखाई जाती है। तो आजकल के बच्चे भी, अब कोविड में फिर दिखाया गया था, तो बच्चे भी जानते हैं कि ये कौन है। तो मतलब सेटिस्फैक्शन इन वन रोल इज फैंटास्टिक। बाकी उसके बाद क्रिएटिव पर्सन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। वो हमेशा चाहेगा कि मुझे और कुछ मिलना चाहिए था, मुझे वो सीढ़ी भी चढ़ जानी चाहिए थी, वो भी पा लेना था। ये डिजायर है इंसान का। अब उसमें से कितना फैक्चुअली मिलता है, दैट इज द ट्रूथ। जी। तो मैं ये सोचता हूं कि देखिए, हर एक्टर की एक लिमिट होती है। उसको आप फिजिकल लिमिट कह लीजिए, क्रिएटिव लिमिट कह लीजिए, एक अदाकारी की लिमिट होती है। तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि अगर दिलीप कुमार साहब थे, बहुत बड़े कलाकार, तो जो वो कर सकते थे शायद अमिताभ बच्चन साहब नहीं कर सकते, और जो अमिताभ बच्चन साहब कर सकते हैं वो शायद शाहरुख खान साहब नहीं कर सकते, और जो शाहरुख खान साहब कर सकते हैं शायद नसीरुद्दीन शाह साहब नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है, और उस लिमिटेशन के अंदर सबने स्कोर किया है। जब आपको रियलाइज हो जाता है कि ये मेरी लिमिटेशन, इस दायरे में रह करके मैं कमाल कर सकता हूं, उसका रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी होता है। वरना आर्टिस्ट जो है भटकते रहता है कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। और बहुत कम ऐसे कलाकार होते हैं जो लिमिट के बाहर भी जाकर भी स्कोर करते हैं। ऐसे भी एक्टर हुए हैं, लेकिन बहुत कम। उनको आप उंगलियों पे गिनती कर सकते हैं कि वो कौन है लोग। और इसका कोई मीटर तो है नहीं जज करने, और कोई मशीन भी नहीं है जज करने की कि आपकी कैपेबिलिटी है, आपने कितना अच्छा काम किया है। ये पर्सनल चॉइस होता है ना, ये यू चूज कि भैया मेरा ये फेवरेट है, मेरा वो फेवरेट है। किसी को ब्लू रंग पसंद है, किसी को ग्रीन रंग पसंद है, तो ठीक है। और 90s की फिल्मों की अगर बात करें तो आपने सोल्जर बहुत अच्छी, सोल्जर, हाँ सोल्जर फिल्म, यस जी, शाहरुख खान जी के साथ आपने बादशाह की, और फिर आपने सड़क फिल्म की, सड़क संजू के साथ। हाँ, जी जी। तो इन फिल्मों में कौन सा किरदार आपको ज्यादा भाता है?
ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन जो रोल ऑफर हुआ उससे मैंने बखूबी निभाया जी। अब उसमें अलग अलग टाइप के रोल मुझे ऑफर हुए थे। हाँ। उनको लगा कि ये रोल में ये सही है इसलिए इसको बुलाओ, तो मैं गया और मैंने काम अच्छा किया, तो दे वर वेरी हैप्पी विद माय वर्क। हाँ। उस दायरे के अंदर, उतने से फॉर्म के अंदर जो मैं कर पाया। बाकी अगर आप मुझसे पूछें कि भाई विच रोल इंटरेस्टेड यू द मोस्ट, वो रोल अभी भी आना बाकी है। जी, से आपने डायरेक्शन में बतौर निर्देशक आप काफी काम कर चुके। किस कलाकार को निर्देशित करना चाहेंगे आपके समय में, तो आपकी क्या पसंद है? देखिए, ऐसा है कि कलाकार की बात नहीं है, हमेशा स्क्रिप्ट इज इम्पोर्टेंट, सब्जेक्ट जो होता है वो इम्पोर्टेंट है। एक बार सब्जेक्ट आपको एक्साइट कर जाए, फिर उस सब्जेक्ट के लिए सबसे बेहतरीन एक्टर कौन होगा जो उस सब्जेक्ट में उस किरदार बखूबी निभा पाए, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। उसमें ये नहीं होता कि साहब सो एंड सो एक्टर को लेके मैं फिल्म बनाना चाहता हूं, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स अगेन ऑन द कंटेंट। हम पुराने ख्याल के लोग हैं, जरा पहले सब्जेक्ट को लेकर के चलते हैं, दैट इज द बेस। आजकल तो क्या कहते हैं, प्रपोजल बनना शुरू हो गया है। ये 2-4 नाम है, इनको ले लो, यहाँ शूट माउंट कर दो, ये इतने करोड़, वो वैसे फिल्म बनती नहीं है प्यार वाली। अगर आपको वाकई बहुत खूबसूरत फिल्म बनानी है जिसको लोग याद रख और दिल से बनानी है, जो दिल को छू जाए, तो पहले सब्जेक्ट का यू शुड चूज अ सब्जेक्ट कि क्या बनाना चाहते हैं, कंटेंट क्या है, किस पे बेस्ड है, फिर आप आर्टिस्ट को चुनिए उसमें जो सूट हो। और अमित जी की जहां तक बात की जाए, अमिताभ बच्चन जी की, तो इनके साथ भी आपने कुछ फिल्म? अमित जी के साथ एज एन असिस्टेंट मैंने काफी काम किया। देखिए, सबसे पहली फिल्म थी ज्योति स्वरूप जी ने जो डायरेक्ट की थी, परवाना, उसमें मैं एज ए अप्रेंटिस आया था। वो फिल्म की, उसके बाद मैंने उनके साथ की बेनाम, नरेंद्र बेदी जी की। फिर उसके बाद मैंने की अदालत। उसके बाद मैंने एक थोड़े वक्त के लिए मनमोहन देसाई जी के साथ असिस्ट किया था, परवरिश, उसका क्लाइमैक्स था, वो सीक्वेंस मैंने किया था। तो 4 फिल्मों में मैं अमित जी के साथ एज एन असिस्टेंट रहा हूं। उनकी ग्रोथ देखी मैंने, परवाना में एज ए विलन टू ए सुपर डुपर स्टार इन परवरिश एंड अदालत। मतलब कि व्हाट ए ग्रोथ। मैंने राजेश खन्ना साहब के साथ भी काम किया है, लेकिन जो बच्चन साहब की इंटेंसिटी थी, जो सिंसियरिटी थी, और जिस तरीके से, जिस लगन से वो काम करते थे, उनके पेट में आग लगी हुई थी कुछ प्रूव करने के लिए। और मुझे याद है अभी भी अदालत फिल्म में जब वो डॉन का रोल करते थे, तो जब मेकअप रूम में जाते थे तो सबसे बात करना बंद कर देते थे, बिल्कुल चुप हो जाते थे। और जैसे ही यंग के रोल में आए तो मस्ती शुरू, उनकी कॉमेडी शुरू, सब शुरू। ही यूज्ड टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द रोल। मतलब कि आई होल्ड हिम इन वेरी हाई एस्टीम। बहुत ऊंचे स्तर पर मैं उन्हें रखता हूँ। जी जी। माइंड ब्लोइंग। इतने बड़े कलाकार, गर्व होता है उनके ऊपर। उनका एक गाना, इंतहा हो गई इंतजार की, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में, वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में, साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी में। जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, बुझ न जाए ये शमा एतबार की,
इंतहा हो गई इंतजार की। आईना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेता, लेखक और निर्देशक पंकज धीर से संगीता श्रीवास्तव की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता थी अनुश्री पाठक। आज आप इस बातचीत का पहला भाग सुन रहे थे। इसी बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।